रामनगर नाम के एक गांव में राजा राम अपनी पत्नी कमला और बेटे आकाश के साथ रहा करता था। राजा राम के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। राजा राम सब्जी बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस सेठ को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन सेठ को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो बहुत देर हो गई है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा। लेकिन मैं किसके घर पर रुकूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से तो अनाज खरीदता हूं। लेकिन अगर मैं उनमें से किसी के घर में रुका तो किसान के भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा हो जाएगा और मुझे अगली बार कम पैसे में अनाज खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं, इन किसानों से जान पहचान बढ़ाना अच्छी बात नहीं। इसमें मेरा ही घाटा होगा। तभी वहां से राजा राम जा रहा होता है और सेठ जी को रास्ते में देख राजा राम बोलता है, अरे सेठ जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना? आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? राजा राम को देख सेठ सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस राजा राम की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है। इससे आज तक मैंने ना सब्जी खरीदी है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे से लेना होगा। लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसकी खेती तो है ही नहीं। तो ये मुझे अनाज कहां से बेचेगा? अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूं। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ राजा राम, देखो ना शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं राजा राम, तुमने कह दिया इतना ही काफी है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना, तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी। रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए। आप चलिए मेरे साथ। और वैसे भी हमारा घर 2 कमरे का है। आप एक कमरे में रह जाना, मैं और मेरा परिवार एक कमरे में सो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे राजा राम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। सेठ भानु प्रताप को लेकर राजा राम अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात की ही बात है ना। वैसे भी रात में बाहर रुकना भी सही नहीं है। आपने ठीक किया। वैसे मैं खाना बनाने जा ही रही थी, उनके लिए भी बना देती हूँ। वो अभी तो भूखे ही होंगे ना। हाँ कमला, उनके लिए भी खाना बना दो। कमला खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सेठ भानु प्रताप एक कमरे में बड़े आराम से सो जाता है। और फिर दूसरे दिन। अच्छा राजा राम, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं सेठ जी, अब आप जाइए और आराम से जाना। सेठ वहां से चला जाता है। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है तो सेठ सोचता है, एक काम करता हूँ, राजा राम के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा और वैसे भी राजा राम मुझे मना नहीं करेगा।
यही सोचकर सेठ राजाराम के पास जाता है और उसे बोलता है, राजाराम, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। उस दिन भी कमला सेठ के लिए खाना बनाती है और सेठ खाना खाकर बड़े ही आराम से सो जाता है और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब भानु प्रताप ने अपने रहने का ठिकाना राजाराम के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे राजाराम के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही भानु प्रताप राजाराम के घर आकर बोलता है, अरे राजाराम, बहुत तेज भूख लगी है, अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा दो। जी सेठ जी, मैं अभी कहता हूँ। राजाराम अपनी पत्नी से कहता है तो कमला बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे ही घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये सेठ हाय दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है सेठ ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। कमला, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना उन्हें, ज़रूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है कमला, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे। वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो ज़बरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो कमला, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसा कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना कमला, वो कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हैं, कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। आप भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए वो हमारे घर न जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, आप तो अपनी ही चलाएंगे ना। जाइए, आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। कमला खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो सेठ खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। एक दिन कमला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आकाश के बारे में सोचना चाहिए। सब्जी बेचकर हमें कितना कम मुनाफा होता है। गांव में तो लोग सब्जियां खरीदते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना के बराबर सब्जियां खरीदते हैं। इतने पैसे से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आपको नहीं लगता आपको कुछ और सोचना चाहिए? तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन मैं और कौन सा काम करूं? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है। अगर होती तो मैं खेती ही कर लेता। माना कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन दिमाग तो है ना। आप गांव में सब्जियां बेचते हैं, इससे अच्छा आप शहर जाकर सब्जियां बेचिए, क्योंकि आप उस जगह सब्जियां बेच रहे हैं जहां लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। गांव के लोग तो सब्जियां बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन शहर में लोगों को अक्सर सब्जी की ज़रूरत होती है। शहर के लोग रोज़ सब्जियां खरीदते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप शहर जाकर सब्जियां बेचेंगे तो हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा और शहर में दाम भी बहुत अच्छा मिलता है। और आप उन्हें ताज़ा सब्जियां देंगे तो देख लेना, हमारी सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अगर हमें ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो यही करना होगा। हाँ कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं शहर जाकर सब्जियां बेचता हूँ, लेकिन कमला, शहर तो बहुत दूर है। अगर मैं सब्जियां बेचने शहर जाऊंगा तो मुझे कभी कभी आते आते तो बहुत वक्त हो जाएगा और इतनी रात में घर नहीं आ सकता। और शहर में तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा? जान पहचान वाला है ना, वो सेठ जी जो हमारे घर पर अक्सर आना जाना करते हैं, उनका घर तो वहीं है। आप एक काम कीजिए, आप सब्जियां बेचकर उन सेठ जी के घर रुक जाया करिए। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि वो सेठ जी आपको अपने घर पर रुकने देते भी हैं या नहीं। हाँ कमला, तुमने सही कहा। वो सेठ जी तो शहर में ही रहते हैं, वो मुझे अपने घर पर ज़रूर रुकने देंगे। वैसे भी वो इतने दिनों से हमारे घर पर आ रहे हैं, तो वो मुझे क्यों मना करेंगे? आप बहुत भोले हो, आप लोगों को नहीं जानते। आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कि वो आपको अपने घर पर रुकने देंगे। देख लेना, ज़रूर कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, लोग बहुत एहसान फरामोश होते हैं। जब उनको ज़रूरत थी तब वो मीठी मीठी बातें करके हमारे घर तो आ गए, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे।
नहीं कमला, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख लेना, अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो भी मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। शहर जाकर मैं उन्हीं के घर रुकूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी मुझे उनके घर पर रुकने के लिए ज़रूर कहेंगे, और तो और मेरी खातिरदारी भी करेंगे, क्योंकि हमने भी उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी। देख लेते हैं कि आप सही निकलते हो या मैं। फिर दूसरे दिन राजा राम सब्जी लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है और वहां सब्जियां बेचने लगता है। ताज़ा सब्जी होने के कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छे से हो जाती है। उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। राजा राम ये देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, कमला ने सही कहा था। अच्छा हो गया जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है, लेकिन सचमुच शहर के लोग तो बहुत सब्जियां खरीदते हैं। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे सेठ जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। राजा राम सेठ भानु प्रताप के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी उसे रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम? किससे मिलना है? मैं राजा राम हूँ, रामनगर से आया हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। अच्छा, तुम बाहर ही रुको, मैं सेठ जी से पूछ कर आता हूँ। वो आदमी जाकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, बाहर कोई आदमी आया है, बोल रहा था उसका नाम राजा राम है, उसे आपसे मिलना है, क्या उसे अंदर भेज दूं? अरे नहीं नहीं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे अंदर भेजने की कोई जरूरत नहीं। तुम उसे जाकर कह दो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरी पत्नी घर पर अकेली है, तो अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बाहर से ही भगा दो। वो आदमी जाकर राजा राम से कहता है, सुनो भाई, सेठ जी तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करो, तुम उन्हें मेरा नाम बताओ और कहो ना कि मैं रामनगर से आया हूँ। वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो अक्सर हमारे गांव आते हैं और मेरे घर पर ही ठहरते हैं। उनसे कहना कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं आज रात उनके यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बात करके आता हूँ। वो आदमी फिर से सेठ जी के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, कोई रामनगर का राजा राम यहाँ रुकने के लिए पूछ रहा है, क्या करूं? बेवकूफ कहीं के, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें कहा ना, उससे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसे बता दो यहाँ पर मैं ऐसे भूखे नंगे को अपने घर पर नहीं रख सकता। वो एक साधारण सा सब्जी बेचने वाला गरीब और भिखारी है। उसकी औकात नहीं है मेरे घर में पांव रखने की। और क्या मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर चला आया? उसे बाहर से ही भगा दो। उस आदमी को ये सुन बहुत बुरा लगता है और वो राजा राम से जाकर कहता है, सुनो भाई, सेठ जी ने मना कर दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम सेठ जी को ठीक से बता ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सेठ जी का करीबी हूँ। सेठ जी अक्सर मेरे घर पर रहते हैं। एक काम करो, तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। नहीं रुको, तुम अंदर मत जाओ। देखो भाई, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानते, ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। भले ही ये तुम्हारे घर ठहरते होंगे, लेकिन अब वो तुम्हें अपने घर पे रुकवाना नहीं चाहते। दरअसल सेठ जी घर पर ही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे कह दूं कि वो घर पर नहीं है और उनकी पत्नी अकेली है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर ये कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूं। इन बड़े लोगों की नज़र में हम जैसे छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब अपना असली रंग दिखाते हैं। राजा राम को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है। मेरी पत्नी सही कहती थी, मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। मैं इन सेठ जी को समझ ही नहीं पाया। इतने बड़े शहर में मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो मेरे भाई, एक काम करो, मैं अभी घर ही जा रहा था, मेरे साथ मेरे घर चलो, आज की रात वहां काट लेना। फिक्र मत करो, मैं अकेला ही रहता हूं, मेरे घर दूसरा कोई नहीं है। सुबह होते ही चले जाना, और याद रखना यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब लोग मतलबी होते हैं। इन बड़े लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच कह रहे हो, मैं आइंदा याद रखूंगा। राजा राम उस रात उसके घर पर ठहर जाता है और सुबह होते ही घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। मैंने तो आपको उस दिन ही कहा था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। अब आने दीजिए उस सेठ को, उसे दरवाजे से ही ना भगाया तो मेरा भी नाम कमला नहीं, एहसान फरामोश कहीं का। इतने दिनों तक यहाँ मुफ्त में खाता रहा, हमने उसे अपना एक कमरा तक दे दिया था ताकि वो आराम से सो सके, उसे किसी बात की दिक्कत ना हो।
और उसका शहर में इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसके पास आपके लिए थोड़ी सी जगह तक नहीं थी। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने झूठ बोलकर आपको वहां से भगा दिया। जाने दो कमला, उसे ऊपर वाला देखेगा। और हाँ कमला, आज के बाद मैं भी उसे यहाँ रुकने के लिए मना कर दूंगा। आने दो उसे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन भानु प्रताप उस गांव में आता है और उस दिन भी उसे शाम हो जाती है। तो फिर वो राजा राम के घर जाता है और बाहर से आवाज देता है। राजा राम अपने बेटे से कहता है, बेटा आकाश, बाहर जो सेठ जी है ना, उनसे जाकर कह दो कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है और मेरी माँ अकेली है। राजा राम का बेटा बाहर जाकर भानु प्रताप को यही बोलता है। अच्छा, तो राजा राम घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम तुम्हारी माँ से जाकर कह दो कि हमारे लिए खाना बना दे और हाँ, हमारे सोने का इंतजाम भी कर दे। आकाश जाकर अपने पिता से कहता है, नीच कहीं का, इसे शर्म है भी या नहीं? उसे जाकर कह दो कि मेरी माँ ने मना किया है, निकलो यहाँ से। आकाश भानु प्रताप को जाकर यही कहता है। भानु प्रताप को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा राम, उसकी पत्नी और उसका बेटा नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तभी उनकी नाव पानी में डूब जाती है। राजा राम और कमला पानी के प्रवाह की चपेट में आ जाते हैं। वो तैरना नहीं जानते, इसलिए पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग राजा राम के बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन राजा राम और कमला को बचा नहीं पाते। गांव वाले मिलकर राजा राम और कमला का अंतिम संस्कार करते हैं। आकाश बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। गांव के लोग आकर आकाश को खाना देते थे। वो अपने घर में अकेला बैठा रहता। एक दिन उस गांव में फिर से भानु प्रताप आता है। उसे कमला और राजा राम के बारे में पता चलता है तो भानु प्रताप सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ दोनों मर गए। उसी दिन मुझे घर में रहने के लिए मना किया था ना, उसे तो यही सजा मिलनी थी और ऊपर वाले ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। राजा राम के घर पर मेरी कब से नजर थी। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं यहाँ रहकर अच्छे से व्यापार कर सकता हूँ। मुझे जब जरूरत पड़ी मैं राजा राम के घर पर रुक सकता हूँ। मुझे उसके घर पर कब्जा करना होगा। उसके लिए मुझे उसके बेटे से मेलजोल बढ़ाना होगा। एक बार उसका बेटा मेरी बातों में आ गया तो मैं उसके घर पर कब्जा कर सकता हूँ। यही सोचकर भानु प्रताप राजा राम के घर जाता है और आकाश से बड़े ही प्यार से बात करता है और आसपास के लोगों से कहता है, मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना कठोर दिल है। इस छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। राजा राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। इसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा घर है और बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगा बेटा। गांव वाले और आकाश उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और आकाश खुशी खुशी उसके साथ उसके घर चला जाता है। शहर आने के बाद भानु प्रताप की पत्नी रुक्मिणी भानु प्रताप से कहती है, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए हो? इसकी हालत देखिए। कौन है ये लड़का? अरे रुक्मिणी, ये लड़का राजा राम का लड़का है। राजा राम और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस गांव में राजा राम का एक घर है जिस घर पर मेरी कब से नजर है। मैं उस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूं, मेरे ठहरने के लिए वो घर मुझे चाहिए। और तो और मैं उस जमीन पर भी व्यापार कर सकता हूं। वहां पर मैं अपने गोदाम बनवा सकता हूं और उसके लिए मुझे इस आकाश को वहां से निकालना था। इसलिए मैं उसे अपने पास लेकर आया। और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूँ। ये जीवन भर हमारी गुलामी करेगा और वो भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करवा सकती हो और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए मुफ्त का नौकर है, ऐसा ही समझो। क्या बात कर रहे हो? मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वो इसके साथ रहेगी तो वो भी इसके जैसे बन जाएगी। मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये देहाती और गवार है। हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी ही हो जाएगी। इसकी और हमारे बच्चे की कोई बराबरी नहीं है। मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। रुक्मिणी, लेकिन मैं क्या करूं?
ये बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे यहाँ नहीं रखा तो वो घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा और मुझे किसी भी हालत में वो घर और वो जमीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती रुक्मिणी, इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है, हमारा व्यापार और बढ़ सकता है। अगर आपको वो घर ही चाहिए तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं बाहर छोड़ आओ। रुक्मिणी, ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन ये बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ नहीं है, ये बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो ये कैसे न कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंक आइए। वो अपने हाथ पैर खोलकर तो वहाँ से भाग नहीं सकता ना। और तो और जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ रुक्मिणी, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। भानु प्रताप आकाश के पास जाकर उसे कहता है, बेटा आकाश, तुम्हें ना ननिहाल में तुम्हारी नानी बुला रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। आकाश अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ जी उसे जंगल ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उसे वहां छोड़कर वहां से निकल आते हैं। आकाश जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी शिव प्रसाद वहां से गुजर रहा होता है और आकाश की आवाज सुनकर इसके पास क्या कह पहुंचता है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें किसने बांधा? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूँ। शिव प्रसाद आकाश को खोल देता है और उससे पूछता है, अब बताओ बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो मर चुके हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मुझे यहाँ आकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे, बस मुझे इतना ही पता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की ज़रूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी की भी यही इच्छा है कि हमारा भी एक बेटा हो, लेकिन बेटा हमारा बेटा हो पाना असंभव है। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, वो तुम नहीं समझोगे बेटा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज अगर तुम मिले हो तो इसके पीछे ज़रूर ईश्वर की कोई लीला है। वो भी यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारा बेटा बनकर रहो। नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर घर ले गए थे कि बेटा बनाऊंगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनकी कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो। आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं यहाँ आकर तुम्हें खोलता नहीं ना। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। तुम एक बार मेरे घर पर तो चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहाँ चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। चलो बेटा। आकाश शिव प्रसाद पर भरोसा कर लेता है और उसके घर चला जाता है। शिव प्रसाद की पत्नी पार्वती आकाश को देख बहुत खुश हो जाती है। देखो पार्वती, मैं किसे लेकर आया हूँ। आज से ये यहीं रह रहेगा। ये हमारा वारिस है, हमारा बेटा है। और शिव प्रसाद पार्वती को सारी बातें बताता है। पार्वती को आकाश के बारे में सुन बुरा तो लगता है, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे उसका वारिस मिल चुका है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन हमारे घर जो बाबा आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ पार्वती, मुझे भी यही लगता है। बेटा आकाश, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना? हाँ सेठ जी, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपके साथ रहूंगा। आप बहुत अच्छे हो। तुम ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेठानी नहीं कहोगे, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। आकाश खुशी खुशी वहां रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और समय के साथ आकाश अब बड़ा हो चुका है। आकाश सालों बाद अपने गांव जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनाज भरा पड़ा है। आकाश गांव के लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी भानु प्रताप व्यापारी की जगह है। आकाश को पूरी बात याद आ जाती है
और वो समझ जाता है कि भानु प्रताप ही वो आदमी था जिसने उसे पेड़ से बांधा था। आकाश घर जाकर शिव प्रसाद को ये सारी बातें बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस भानु प्रताप को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना, तुम उसका घमंड चकनाचूर करोगे और उसका अहंकार तोड़ने का एक ही उपाय है। उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो और जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है, उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी और कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर होगा जब उसकी खुद की औलाद उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। पिताजी, मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? तुम सेठ शिव प्रसाद के बेटे हो और वो भानु प्रताप एक नंबर का लालची आदमी है। जब हम उसके घर पर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेंगे तो वो लालची आदमी मना नहीं कर पाएगा। उसकी हमारे सामने मना करने की कोई हैसियत है ही नहीं। फिर सेठ शिव प्रसाद यही करता है। शिव प्रसाद आकाश को लेकर भानु प्रताप के घर जाता है और उसके बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव रखता है। भानु प्रताप ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पे आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आपके सामने तो सच में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। भानु प्रताप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आकाश से कर देता है और शादी के बाद आकाश अपनी पत्नी को बहुत ही खुशी से और प्यार से रखता है। उसका दिल जीत लेता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुशी से रह रही होती है और उसे बहुत प्यार करती है। एक दिन आकाश अपनी पत्नी को भानु प्रताप के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। ये सुन आकाश की पत्नी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया, आपकी जान लेने की कोशिश की और वो भी आपके घर के लिए, क्योंकि वो आपका घर हथियाना चाहते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी नज़र में वो खूनी है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप उस दिन बच गए, नहीं तो आज आप मुझे नहीं मिल पाते। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। वो मेरी नज़र में पूरी तरह से गिर चुके हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन भानु प्रताप अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो आकाश उससे कहता है, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहाँ से। आइंदा यहाँ पैर रखने की हिम्मत मत करना। ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? याद करो 20 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने राजा राम के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। ये सब बातें आपको कैसे पता? क्योंकि भानु प्रताप, मैं ही राजा राम का बेटा हूँ। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे घर आया था। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ा है। तुम्हें क्या लगा था भानु प्रताप कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? शायद तुम भूल चुके थे कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुमने ये सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना। आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। और अभी के अभी निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारी बेटी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। भानु प्रताप ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पूरी तरह से टूट जाता है। रुक्मणी, ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं रुक्मणी। आज मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची मुझे पिता कहने में शर्मा रही है। इससे बुरी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ रुक्मणी। आज मेरी संतान मेरे खिलाफ हो चुकी है। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या हो सकती है? तो दोस्तों, देखा कैसे लालच में भानु प्रताप ने अपना खुद का घर बर्बाद कर लिया। अब वो खुद की नजरों में भी गिर गया और अपनी बेटी के भी। हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। और दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? धन्यवाद।